नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी हद तक इस साल हो सकता है, तो उसी के संदर्भ में आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम जो एचपी पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एनालिसिस ही नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिसेंट वाला जो 2019 का जो एग्ज़ाम था उसके जितने भी हिंदी भाषा के प्रश्न थे वो सभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का एक तो पैटर्न चला आ रहा है, किस तरह का कठिनाई का स्तर है और कितनी आपको तैयारी की आवश्यकता है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर आपको मेन फोकस देना है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट भी आता है इसमें एनालिसिस करने में कि भाई 2016 में जैसे अगर हम यहाँ पे मैंने 2 सालों का जो है आपको एनालिसिस करके दिखाया है, 2016 का और 2019 का। 2016 और 19 में कौन कौन से विषय आए, कितने कितने प्रश्न आए उनमें से, ये सभी आपके सामने हैं। और ध्यान रखिए कि कुल मिलाकर 25 प्रश्न आते हैं और उन 25 प्रश्नों की जो बाइफरकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहले हम 2016 का देख लेते हैं। 2016 में क्या पैटर्न था, जैसे कुछ विषय आप यहाँ पर देख रहे होंगे, स्वर एवं व्यंजन। जो स्वर हैं, व्यंजन है, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है ना, जो क वर्ग का ये कौन सा व्यंजन है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो बहुत सारे विषय आते हैं स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत। तो उसमें से 2 प्रश्न आए थे। मुहावरे लोकोक्ति, तो भाई ऐसा विषय है जिसमें कि मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, मुहावरे लोकोक्तियाँ अवश्य आते हैं, तो उसमें से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। वाक्य शोधन, वाक्य शोधन अर्थात कि एक वाक्य है जो एक गलत वाक्य दिया गया है, आपको उसे सही करना है या फिर आपको ये देखना है कि उस वाक्य में गलती कहाँ पर है, या फिर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक ही वाक्य के 4 प्रकार, आपको देखना है कि उन चारों में से सही शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो उस पर एक प्रश्न आया था। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी आप जानते ही हैं कि जैसे इतना बड़ा कि जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। उस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द के से संबंधित 2 प्रश्न आए थे। फिर कारक, तत्सम, तद्भव ऐसा कोई नहीं आया था। उपसर्ग प्रत्यय, अब देखिए क्या है ना, ये जो संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास, मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये तो ऐसे विषय हैं कि मतलब हर पेपर में इनमें से आता ही आता है, तो ये तो आप कभी भी स्किप कर ही नहीं सकते। लेकिन इनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ये है, अगर आप जैसे नेट वगैरह पे जाके इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी आपको कई जगह पर डिफरेंट मिलेगी, या फिर उसमें मतलब इतना ज़्यादा टिपिकल करके दिया गया होता है, इतने सारे नियम दिए गए होते हैं कि उसे मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने जो आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाए हैं उसमें तो हमने आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताया है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं कि कैसे इन चीज़ों को याद किया जा सकता है। क्योंकि आप जितने भी नियम पढ़ लें, हमेशा हर एक नियम में अपवाद ज़रूर होता है, एक्सेप्शन ज़रूर होती है। तो किस तरीके से उस विषय को कम समय में अच्छे से समझा जाए, पढ़ा जाए, अभ्यास किया जाए, वो तो हम आपके साथ यहाँ पर रहेंगे ही हमेशा। फिर छंद में से कुछ नहीं आया था 2016 में। पर्यायवाची विलोम शब्द, ये भी हमेशा आता है, 3 प्रश्न आए थे। विकारी अविकारी शब्द, ये कौन सा विषय है, विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे अंग्रेजी में होता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन एंड ऑल। तो विकारी और अविकारी शब्द जो होते हैं, ये क्या है कि विकारी का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या किसी भी आधार पर बदल जाएं। जैसे है लड़का, अब लड़का जो शब्द है वो वचन और लिंग दोनों के आधार पर बदल सकता है, कि जैसे लड़का, लड़के, लड़का, लड़की, तो लिंग और वचन दोनों प्रकार से बदला, वो होते हैं आपके विकारी शब्द, जिनमें 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, नेचुरल सी बात है, उपसर्ग लगने से ऑपोजिट हो गया, कि जो शब्द किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, अविकारी शब्द, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। और अव्यय में भी आगे प्रकार आते हैं आपके, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात शब्द, बहुत सारे ऐसे। तो उनमें से भी मतलब उन दोनों को मिलाकर आपके पास 2 प्रश्न आए थे। हिंदी साहित्य एक बहुत ही जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि जो ये बाकी टॉपिक्स है ना, स्वर व्यंजन, मुहावरे, उपसर्ग, समास, ये क्या है, एक लिमिटेड है। आपको पता है कि आपने ये पढ़ लिया तो ये टॉपिक कवर है, लेकिन जो हिंदी साहित्य है ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला लिटरेचर है भाई। ये तो एक नदी की भांति है जो कि मतलब बहती रहती है, अपने साथ नई नई चीज़ें मार्ग में जोड़ती रहती है। तो इसलिए इसमें तो हमेशा नई नई अपडेशन होती रहती हैं। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है, लेकिन पिछली बार इसमें से ऐसा कुछ नहीं आया था। समास और संधि विच्छेद क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 3 प्रश्न पूछे गए थे। और साथ ही जो 4 विषय आपको नजर आ रहे हैं ये भी 2016 में ही आए थे।
जैसे है शब्दों का चयन। शब्दों का चयन ये किस में आया था, जैसे रिक्त स्थान भरिए। 4 आपके पास ऐसे प्रश्न आए थे जहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, रिक्त स्थान भरिए, कि आपको एक वाक्य दे दिया गया है, उसमें अब 4 विकल्प आपको दिए कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो यहाँ पर उपयुक्त बैठेगा। तो वो था आपका सही शब्दों का चयन। फिर था वाक्यों के प्रकार। अब जो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उससे संबंधित 2 प्रश्न आए थे। फिर वाक्यों का क्रम, या अपने आई गेस अंग्रेजी में या वैसे मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उन तरह के जो एग्जाम्स हैं उसमें देखा होगा टॉपिक्स में, कि आपको जैसे 4 वाक्य दे दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि पहला जो है पार्ट 4 पार्ट्स में दिया गया है एक वाक्य, कि पहले कौन सा पार्ट आएगा, फिर कौन सा पार्ट आएगा। जैसे ऑप्शन में आता है ACDB, ABCD, तो किस प्रकार से उनको सही क्रम में जोड़ना है कि वो एक सार्थक वाक्य बन सके, ठीक है ना, जिसका एक अर्थ निकले। तो उसका एक प्रश्न आया था। और वर्तनी से संबंधित 2 प्रश्न आए थे, सही स्पेलिंग से रिलेटेड। अब ये तो था 2016 का, लेकिन अब देखिए 2019 का क्या क्रम था, उसमें क्या क्या बदलाव आया। स्वर एवं व्यंजन, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य शोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये तो एज इट इज रहे, सब में से एक एक प्रश्न आया, लेकिन इसमें कारक जुड़ा। कारक वैसे तो बहुत ही सबसे सिंपल टॉपिक मुझे लगता है कि व्याकरण में कारक है, सबसे छोटा, सबसे असाधारण, और उसमें से भी एक प्रश्न आया। लेकिन तत्सम तद्भव, इसकी भी एक लंबी सूची है, तो तत्सम तद्भव से संबंधित एक प्रश्न आया। उपसर्ग प्रत्यय से तो आना ही आना था। छंद, अब देखिए यहां पर जो मेन बात जुड़ी 2019 में कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो ऐड हुए। एक तो छंद, ये भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ता है टेक्निकलिटीज। छंद और हिंदी साहित्य, 2 ये विषय ऐसे थे जो कि इसमें जुड़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो और आप ये देखिए हिंदी साहित्य के 4 प्रश्न पूछ लिए गए सीधे सीधे। अब जैसे ये जो शब्दों का चयन है जो 2016 में आया था, इसमें 4 प्रश्न आए थे, वो तो आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज वैसे भी हो सकती है कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि वाक्य है इसमें कौन सा शब्द सही आ सकता है, फिर भी हम जान सकते हैं। लेकिन जो हिंदी साहित्य है, अब हिंदी साहित्य में किस किस प्रकार के प्रश्न हैं, ये 4 प्रश्न अभी हम पीछे करेंगे, आगे करेंगे जब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम सारे डिस्कस करेंगे। फिर पर्यायवाची विलोम शब्द में से देखिए सीधे सीधे 5 प्रश्न पूछे गए। फिर विकारी और विकारी में से 4 प्रश्न, पहले 2 थे, इस बार 4 प्रश्न आए। और संधि विच्छेद और समास दोनों के 2-2 प्रश्न, 2 संधि विच्छेद से, 2 समास से। तो आप देखिए कि किस प्रकार से समीकरण जो है वो बदला है, कि टॉपिक्स कोई नहीं छोड़े हैं, टॉपिक सारे कवर किए, लेकिन सब में से एक एक प्रश्न दे दिया। छंद और हिंदी साहित्य अलग से जोड़ दिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे। तो ये थी बाइफर्केशन। अब ये जो है 25 प्रश्न 2019 के, यही सारे अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ही हिंदी साहित्य का है कि भाषा से क्या तात्पर्य है। अब आप कहेंगे हिंदी साहित्य का क्या, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को हिंदी साहित्य सुनते ही ऐसा लगता है कि भाई इसमें तो वही वाले प्रश्न होंगे कि ये कवि है या ये लेखक है, इसकी कौन सी रचना है, इसका कौन सा पात्र है। ऐसी बात नहीं, हिंदी साहित्य में सब कुछ आता है कि हिंदी की जो भाषा, हिंदी भाषा जो है उसके अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं, कितनी बोलियां आती हैं, हिंदी साहित्य के कितने काल थे, उसमें जैसे छायावाद, प्रयोगवाद, फिर क्या कहते हैं कि जो भाषा है उसका अर्थ क्या होता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसे मिला है, तो ये सब कुछ हिंदी साहित्य में कवर होता है। तो जैसे पहला प्रश्न है भाषण से क्या तात्पर्य है, भाषा से, तो भाषण देना ऐसा कुछ नहीं, बोलना सीखना नहीं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा। अब जैसे कहने को तो हम लिखित उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे लिखित में चित्रात्मक शैली भी आ जाती है। अब जैसे मैं किसी को समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मुझे पानी चाहिए, तो मैंने बोलने के बजाय, क्योंकि जैसे हो सकता है कि मैं फ्रांस गई हूँ, मुझे फ्रांस की भाषा ही नहीं आती है, तो मैंने ग्लास की फोटो बना के दिखा दी, तो सामने वाला समझ आता है कि इसे पीने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे वहाँ की भाषा आती है। भाषा हम तब कह सकते हैं हमें आती है अगर हम बोलें, यानी हमें ध्वनि जो है उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करने को ही भाषा कहा जाता है। तो ये है इसका सही अर्थ। फिर आता है आपका कला निधि का पर्यायवाची क्या है। कला निधि, अब जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, अगर आपको उनका अर्थ नहीं पता है, उसका सबसे आसान तरीका है कि उस शब्द को तोड़ लिया जाए, तोड़कर हमें उस शब्द का सही अर्थ पता चल सकता है। अब कला, कला हमें अच्छे से पता है क्या होता है। और निधि, निधि का मतलब क्या होता है, संपत्ति या खजाना
या फिर जैसे कहते हैं ना आपका कौशल, मतलब जो भी ये सब है, संपदा। तो अब कला की संपदा किसके पास ज़्यादा होती है? जैसे सूरज के पास तो एक कला है भाई कि पूरा अच्छे से उसमें उसकी जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो सबसे मेन है। निकेत का मतलब होता है आपका आवास, घर। नो डाउट जो घर है वो भी आपकी एक सबसे बड़ी संपत्ति है, ठीक है ना, घर ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। लेकिन वो कला, मतलब कला से ऐसे संबंधित नहीं है। गजानन का अर्थ क्या होता है? गणेश जी को हम गजानन कहते हैं कि गज जैसा है आनंद जिसका, यानी कि हाथी जैसा है सर जिनका। तो ये क्या कहते हैं, एक सामासिक शब्द भी है और ये गणेश जी के लिए आता है, लेकिन वो भी कला के वो नहीं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना जो कृष्ण जी, तो मतलब उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है राकेश। अब राकेश का अर्थ क्या होता है? राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। और चंद्रमा में आप देखिए जैसे जो कला है, पेंटिंग आ गई या पोइट्री आ गई या फोटोग्राफी हो गई, वो आपने देखा है ना मोस्टली कि चांद जो है मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा संबंधित है, प्रेम से संबंधित है। कविता में भी आप देखते होंगे अधिकतर मतलब कि चांद से संबंधित आता है, पेंटिंग वगैरह में भी। तो जो चांद है, चंद्रमा है, उसे हम कलानिधि कहते हैं। और ये थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि ये चीज़ें आपको याद रहें कि कैसे चीज़ें कनेक्ट करनी है। अब आगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशंस जो हैं वो आते रहेंगे, ग्रामर के, व्याख्या के भी आते रहेंगे। लेकिन जैसे आज एक इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कि पेपर में बाई चांस कोई नया प्रश्न आ गया तो उसे हल कैसे करना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, राकेश अर्थात चंद्रमा को ही कलानिधि भी कहते हैं। अगला है देव जमा आलय में कौन सी संधि है? और ये देखिए सीरियल वाइज मैंने दिया हुआ है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, देव जमा आलय। तो इसमें अगर संधि विच्छेद में हम आपको पढ़ाएंगे कि जैसे संधि का मतलब क्या होता है कि देव व पे खत्म हो रहा है, व अ, और आलय आ से प्रारंभ हो रहा है, तो अ जमा आ यानी स्वरों की संधि हो रही है, तो ये स्वर संधि है। लेकिन इसमें देखिए ये दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, ये चारों की चारों स्वर संधि के ही प्रकार हैं। तो इसमें भी हमें अब देखना है। और अ और आ मिलकर आ बन रहे हैं, देव जमा आलय, देवालय। तो जब एक ही जाति के जो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। अगला देखिए, अपनाना जो है, ठीक है ना, क्रिया किससे बनी है? अपनाना क्रिया। अब ये क्रिया शब्द क्या होता है? जो किसी काम के होने का ज्ञान दे। तो जैसे हम कहते हैं ना, हमने इस बच्चे को अपना लिया। अपनाना, किसी बच्चे को अपनाना या किसी भी चीज़ को अपनाना, किसी प्रथा को अपनाना, किसी संस्कार को अपनाना, तो ये क्रिया है। लेकिन अपनाना शब्द किससे बना है? अपना से। और अपना शब्द क्या है? वो एक सर्वनाम है। जैसे हम कहते हैं ना अपना काम स्वयं करो, अपना काम, तो ये अपना जो है वो एक ये सर्वनाम है। तो इसलिए यहाँ पर, और जैसे संज्ञा, अपना शब्द संज्ञा तो कभी हो ही नहीं सकता, ना ही वो क्रिया है। अब कविशेषण कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हाँ, विशेषण होता तो हम एक बार को सोच सकते थे, क्योंकि जो ये अपना शब्द है ये एक सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन सर्वनाम तो है ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका सर्वनाम। फिर आपके पास आता है कि जैसे कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। बानी मतलब बोली। तो इसमें किस परिवर्तन का उल्लेख है? ऐसे प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। तो जैसे प्रांत और नदी का, जरूरी नहीं कि प्रांत के हिसाब से ही बोली बदले, जैसे नदी और संगीत का, समुद्र और पर्वत का, ऐसा नहीं। पानी का स्वाद और बोली के शब्दों का। अब जैसे जो नदी है, नदी तो वही है, बस क्या कहते हैं वो विभिन्न प्रांतों से होकर गुजरती है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे गंगा को कहीं पे क्या कहते हैं अलकनंदा या कुछ भी कहा जाता है, लेकिन जैसे पानी का स्वाद बदल जाता है बोली के शब्दों का, कि जो बोली है यहाँ पर भोजपुरी बोली जा रही है, थोड़े से आगे जाएंगे कोई और भाषा बोली जा रही होगी, फिर आगे थोड़ा सा जाएंगे तो कहीं पे हरियाणवी, कहीं पे पंजाबी, कहीं पे हिंदी, कहीं पे मराठी। तो जैसे भारत ऐसा देश है, हर 4 कदम पे बोली बदल जाती है। तो ये जो है ये आखिरी विकल्प को दर्शाती है कि पानी के स्वाद का और बोली के शब्दों का। अगला प्रश्न है, यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है? ये समस्या अत्यंत कठिन है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि आपको एक संदर्भ दिया गया है, संदर्भ में आपको शब्द पहचानना है कि यह समस्या अत्यंत कठिन है। अब यहाँ पर विशेषण क्या है? कठिन। कि जो समस्या है, समस्या एक भाववाचक संज्ञा शब्द है और ये अत्यंत कठिन है। कठिन उसकी विशेषता है कि जो समस्या है वो सरल है या कठिन है, लेकिन वो कितनी कठिन है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वो आपका प्रविशेषण होता है। तो अत्यंत शब्द है जो वो आपका प्रविशेषण है। आई होप यहाँ तक 6 प्रश्न आपको क्लियर हैं। आगे देखिए, जंगम का विलोम क्या है?
जंगम। अब ये जंगम को मोस्टली जैसे जंगम से संबंधित है संगम, तो उन्हें स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई यही इससे संबंधित कुछ होगा तो वो टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं। जंगम का मतलब होता है जो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे जंगम। गम का मतलब क्या होता है, जैसे कि जाना, गमिष्यति, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, गमन, आगमन। तो हालांकि हर शब्द में ऐसा नहीं होता, जैसे संगम, ठीक है ना, तो वहां पे गम का ऐसे चलना नहीं है, लेकिन जंगम का मतलब होता है जो हर वक्त मतलब चलायमान, जो चलता रहता है। लेकिन उसका विलोम शब्द क्या होगा, उसका उल्टा, जो टिका हुआ है, स्थिर है, तो इसलिए स्थावर। जंगम का विलोम शब्द आएगा स्थावर। उसी प्रकार है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। अब में मंद मंद क्या है, देखिए एक ही पेपर में उसी प्रकार का एक और प्रश्न आ गया, मंद मंद मुस्कुरा रही है। अब ये जो मंद मंद है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, मुस्कुराने का। अब हमें देखना है कि मुस्कुराना शब्द क्या है। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है यानी कि ये क्रिया है। गीता क्या कर रही है, कौन सा काम कर रही है, मुस्कुराने का। तो इसलिए मुस्कुराना शब्द एक क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बतलाए वो क्रिया विशेषण होता है। तो देखिए इसमें आपको सिंपल सी चीज़ है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला विशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बतलाने वाला क्रिया विशेषण। ये आप याद रख सकते हैं। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाला होता है क्रिया विशेषण। तो मंद मंद की मतलब किस प्रकार मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये हम आगे जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो सही उत्तर है ए ऑप्शन। अगला आता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। अव्ययी भाव समास, नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययी भाव जिसमें अव्यय का भाव हो, और अव्यय का मतलब होता है कि जो शब्द किसी भी परिस्थिति में ना बदले। अब त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों वाला। वैसे तो ये मोस्टली शिवजी जी के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि उनके त्रिनेत्र हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। या फिर ये द्विगुप में आ सकता है क्योंकि पहला जो शब्द है वो न्यूमेरिकल है। फिर राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। महाराजा यानी कि महान राजा, इसमें आपका कर्मधारय समास है, लेकिन भरपेट। अब आप ना अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आप उस शब्द को ना बदल के देखिए। अब जैसे राजपुत्र का हम कह सकते हैं राजपुत्रों, वैसे करके बदल सकते हैं ना ये शब्द। महाराजा, महाराजे आ रहे हैं बहुत सारे, ये भी बदल गया। त्रिनेत्र, त्रिनेत्री, इस प्रकार से बदल सकता है। लेकिन भरपेट जो शब्द है, इसे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, क्या ये शब्द बदलेगा? आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। तो इसलिए अगर आपको वैसे नहीं पता तो आप अव्ययी भाव समास में ये ट्रिक अपना लीजिए, उस शब्द को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके देखिए। अगर वो शब्द नहीं बदल रहा, दैट मीन्स कि 100% श्योर वो अव्ययी भाव समास है। तो जैसे भरपेट का वैसे मैं समास विग्रह भी बता देती हूँ। भरपेट अर्थात पेट भरकर, ये इसका समास विग्रह है। तो इसलिए सही विकल्प है बी ऑप्शन। अगला देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। तो उज्ज्वल, उजाला, उज्ज्वल और उत्कल। अब इतना तो स्पष्ट है कि उज्ज्वल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उजाला जो है वो तद्भव है, जो हिंदी में आकर थोड़े से बदल गए थे। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने कितनी चालाकी की, तत्सम तद्भव के साथ वर्तनी का भी प्रश्न जोड़ दिया, क्योंकि उज्ज्वल ये भी है ए ऑप्शन में और उज्ज्वल ये भी है सी ऑप्शन में। अब इन दोनों में से सही उज्ज्वल कौन सा है, हमें यहाँ पे सही वर्तनी छांटनी होगी। तो कहने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वर्तनी का भी प्रश्न दे दिया। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा शब्द है जिसमें मोस्टली जो पेपर में देखा गया है, आप अगर टीचिंग एग्जाम भी उठा के देखेंगे ना, उसमें भी ये वाला प्रश्न बहुत आता है। तो याद रखिए, उज्ज्वल में आप कई जगह ये विकल्प भी सही दिया होता है, लेकिन अधिकतर आप यही मानेंगे जिसमें दोनों ही ज आधे हैं, उज्ज्वल, ये आप इसको सही वर्तनी मानेंगे ए ऑप्शन को, अगर ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो। फिर आता है सूचक का समानार्थक शब्द कौन सा है। समानार्थक मतलब समान अर्थ वाला, सेम मीनिंग वाला। तो सूचक की, सूचक मतलब जो उसकी सूचना देता है, जो उसको इंडिकेट करता है, तो इसमें आएगा आपका द्योतक। अब यहाँ पर भी एक तरह से आप ये देखेंगे, ये भी वर्तनी का ही प्रश्न था कि जैसे द्योतक, धोतक, घोतक और ज्ञापन। तो घोतक और ये धोतक, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि द्योतक के साथ देखने में थोड़े जाने पहचाने लगते हैं, घ, ध, द्य, देखने में जाने पहचाने लगते हैं, तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना, ये इस चीज़ का द्योतक है, जो उस चीज़ को मतलब कि सूचित करता है। तो सूचक या द्योतक, ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। पेड़ से कई आम गिरे,
कारक चिन्ह जानने के लिए आपको ये होता है कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हरे। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो करण कारक है और अपादान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह आपको मतलब पता होने चाहिए। दोनों की विभक्ति चिन्ह से हैं, लेकिन अब से कि पेड़ से कई आम गिरे, तो जो से है वो विभक्ति चिन्ह है, लेकिन अब वो करण कारक है या फिर अपादान कारक। पहले तो देखिए ऑप्शन में, अगर तो दोनों में से एक दिया हुआ है तब तो काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों ही दिए हैं। लेकिन क्या होता है, करण कारक में से का मतलब होता है कि किसी के द्वारा एक वो मीडियम बन रहा है काम होने का, लेकिन अपादान कारक का मतलब क्या होता है, अलग होने का भाव। तो अगर पेड़ से आम गिर रहे हैं या फल गिर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो जहां पर भी अलग होने का भाव आया वहां पर आपका अपादान कारक आया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। फिर है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये थोड़ा लिटरेचर का क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हम आपको आगे भी दे देते हैं। और ज्ञ में मिलन है किनका। अब जैसे जब आप वर्ण व्यंजन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्ष त्र ज्ञ ये आपके संयुक्ताक्षर हैं। अब ज्ञ किससे मिलकर बनता है, मोस्ट स्टूडेंट्स को ये लगता है भाई ज्ञ है तो ग और य से मिलकर बना होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जिसमें ग और य दोनों का ही रोल ही नहीं है ज्ञ, तो फिर बना किससे है ज्ञ, ये बना है ज और ञ से। जो ञ पंचमाक्षर है च वर्ग का, च छ ज झ ञ, तो ये ञ है और ज। अब इसमें भी एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर देखिए वैसे तो ऑप्शन में सारे ग और य से रिलेटेड हैं, ज और य से, लेकिन अगर पेपर में आपको ज और ञ का कोई और विकल्प भी आता है तो उसमें आपको हलंत भी देखना है। अब जैसे क्या है ना, जैसे क्ष क और श से मिलकर बना है क्ष, लेकिन क्ष में क आधा होता है, श पूरा होता है। उसी प्रकार ज्ञ में ज और ञ होते तो हैं, लेकिन ज आधा होता है इसीलिए उसके नीचे हलंत होता है, और ञ जो है वो पूरा होता है। विकल्प में अगर कोई और ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दिया तो तब आप हलंत को भी ध्यान में रखते, लेकिन यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है और यहाँ पे हमें पता है ज और ञ से मिलकर बना है, तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए हिंदी दिवस का जो मैं आपको बता रही थी कि अब ये हिंदी दिवस हम मनाते क्यों हैं। डेफिनेटली हम कोई भी दिवस मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि वो चीज़ हमें याद रहे, उस चीज़ का हम प्रसार करें। जैसे अभी हमने बनाया था अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, अमृत महोत्सव चल रहा है भाई, तो उसमें आपने देखा कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया। वो क्यों किया कि हमें याद रहे कि हमने स्वतंत्रता कितनी कठिनाइयों के बाद पाई है, स्वतंत्र होने का अर्थ क्या होता है, वो कितना महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए। उसी प्रकार हिंदी दिवस का अर्थ क्या हुआ कि जब हम हिंदी की हिंदी के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि हिंदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये देखिए विश्व में हिंदी का विकास करने के लिए, कि जैसे दूसरे देश जो है वो भी अपनी लैंग्वेज का मतलब डेवलपमेंट करते हैं, तो हिंदी का भी विकास करने के लिए कि लोग हिंदी के भी जैसे लिटरेचर पढ़ें, हिंदी की भाषा के महत्व को समझें, ठीक है ना। तो उसका विकास करने के लिए प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए कई सम्मेलनों की शुरुआत की गई। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। अब ये हिंदी सम्मेलन है, यहाँ पे आप देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था, और तब से ही इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये देखिए इसकी एक झलक भी है। ये तो 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की एक है जो भोपाल में हुआ था। तो ये 10 जनवरी 1975 को तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और ये सारे फैक्ट्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। और फिर क्या हुआ कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो अब याद रखिए पेपर में आपको कुछ भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तारीख तो सही है 10 जनवरी, लेकिन साल भिन्न है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था 1975 में, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था पहली बार, वो था 10 जनवरी 2006 को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए आधा तीतर आधा बटेर होने का क्या अर्थ है। तो ये मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित है। तो आधा तीतर आधा बटेर, हम कहते हैं ना कि आधे तुम ये आधे ये हो आधे वो हो, मतलब कुछ एक फिक्स नहीं हो, मतलब कि बड़े बेमेल से हो, कोई मेल ही नहीं बैठता, कि पता ही नहीं चलता तुम मतलब कि कंफ्यूज हो या तुम फिक्स हो क्या हो तुम। तो इसलिए बेमेल और बेढंगा ये इसका सही अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा। फिर वेदों की रचना किस भाषा में हुई, ये भी हिंदी साहित्य का प्रश्न आ गया दोबारा से। तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई,
वैसे तो ऑप्शन पढ़ के कभी मतलब स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य को इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन पढ़ के उन्हें लगता है कि भाई वैदिक संस्कृत, कि पुराने ज़माने में तो संस्कृत ही प्रयोग में लाई जाती थी और वैदिक संस्कृत तो वेदों की रचना इसी से हुई होगी, तो वो तुक्का मार देते हैं। हालांकि सही विकल्प यही है, वैदिक संस्कृत ही इसका सही विकल्प है, लेकिन इस तरह रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में ही हुई थी। और उसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वैदिक संस्कृत सबसे पहले आई, और ये था कि ऋग्वेद आदि वेदों की जो भाषा है जिसकी रचना पाणिनीय व्याकरण के पूर्व हो चुकी थी, मतलब कि जिन्हें पाणिनि ने, जो पाणिनि है उन्हें हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा मतलब विद्वान माना जाता है, तो पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ का आधार माना था वैदिक संस्कृत को। इसके अंतर्गत वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी रचना किस भाषा में हुई, वेदों की, आरण्यक की, ब्राह्मण की या उपनिषद की, तो उन सबकी जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत में क्या था कि पाणिनीय व्याकरण के पश्चात की रचनाओं को इसके अंतर रखते हैं, कि जो पाणिनीय व्याकरण के बाद जो रचनाएं लिखी गई उन वो सारी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आई। रामायण को लौकिक संस्कृत का प्रथम तथा आदि काव्य माना जाता है। अरे अरे अरे, तो चलिए ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि पेपर में ये प्रश्न भी आ सकता है रामायण महाभारत से संबंधित। तो रामायण जो थी वो सबसे पहले मतलब सबसे पहला महाकाव्य थी या रचना थी जो कि लौकिक संस्कृत में लिखी गई। इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, नाटक, काव्य, कथाएं आदि आते हैं। तो ये आप आई गेस याद रख सकते हैं। और इसमें क्या था कि अब जैसे जो लौकिक संस्कृत की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब आपने देखा होगा कि जो हिंदी, ये भारत के जो ये वेद हैं, फॉरेन तक के जो लोग हैं वो उन्हें पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें सारे राज छिपे हुए हैं, सारा का सारा ज्ञान उन वेदों में छिपा हुआ है। लेकिन उन वेदों को अभी तक इसलिए पूरे तरीके से नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि वो इतने मतलब कठिन उसमें लिखे गए थे। और उसी चीज़ को समझने के लिए वेदांग बनाए गए, मतलब वेदों के अंग बनाए गए उस भाषा को समझने के लिए। वो 4 अंग क्या थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। ये 4 मतलब ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि बाई चांस पेपर में अगर आपको इनसे संबंधित प्रश्न आ जाए तो वेदांग, ये जो 6 अंग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, जिसके द्वारा हम उन वेदों को पढ़ सकें, उनकी भाषा को समझ सकें। चलिए अब हमने क्या कहते हैं 16 प्रश्न तो कर लिए, फटाफट अब और पढ़ लेते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसमें कौन सा छंद है, तो मैंने बताया था ना 2019 में छंद का भी प्रश्न आया था। अब देखिए, चौपाई, सोरठा, रोला या दोहा। वैसे तो हमें पता है, ठीक है ना, कि ये चौपाई है मतलब पूजा पाठ से संबंधित है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि छंद में आपको बहुत देखना होता है, मात्राएं, गण, यण, ठीक है ना, तुक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कैलकुलेट करनी होती हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि इसमें कौन सा छंद है। जैसे चौपाई की विशेषता क्या है कि उसमें आपके समचरण और विषम चरण, अब ये क्या होते हैं वो भी सारा डिटेल में पढ़ना होगा। समचरण और विषम चरण दोनों में ही 16-16 मात्राएं होती हैं, और 16 मात्राएं हैं तब जाकर हमें पता चलता है। और ये सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक, सम का मतलब क्या होता है, समान। और इस दोनों में समचरण विषम चरण दोनों में 16-16 हैं, दैट मीन्स कि समान मात्राएं हैं, तो इसलिए ये सममात्रिक छंद होता है आपका। और मात्राएं अब कैसे गिनी जाती हैं वो भी हम आपको डिटेल में अच्छे से बताएंगे, कि जैसे मंगल में ये ऊपर अनुस्वार है तो इसको 2 माना जाए, 1 माना जाए, किस प्रकार से ग और ल में तो 1-1 मात्रा मानी जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं है, बट फिर भी इसे 1 माना जाता है, कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो किस प्रकार से देखिए, अब ये जो अनुस्वार है कि म के ऊपर जो बिंदु है उसे 2 माना जाता है, 1 नहीं माना जाता, क्योंकि जैसे ग उसके साथ तो केवल अ का स्वर है, कुछ भी नहीं, तब भी उसे 1 माना जा रहा है। वहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ऊपर बिंदु है तो उसे 1 नहीं 2 माना जाएगा। तो जैसे मंगल में म 2 मात्राएं, 2, 3, 4, मंगल में हो गई 4 मात्राएं, गिनते जाइए। भवन, भवन 3 मात्राएं, 4 और 3 7, फिर अ ग ल 3 और म में 2 तो 5, तो 7 और 5 12, और हा, अब ह अकेला के साथ आ का स्वर भी है तो 2 मात्राएं, र अ के साथ ई का स्वर भी है तो 2, 4, तो 12 और 4 16, तो ये हुआ आपका 16। उसी प्रकार हरहु 1, 2 और अ के साथ ऊ भी है तो 4 मात्राएं, इसमें 4 हुई हरहु में। फिर नाथ, ना अ के साथ आ भी है तो 2 मात्राएं और थ 1 है तो 3, तो 4 और 3 7, फिर 7 और 2 9, 9 और 4, क्योंकि क और ट 1-1 अनुस्वार 2,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 4 कितना हुआ, 9 और 4 13, 13 और 4 इसमें आई गेस कि एक शब्द में आपका ये आना चाहिए जिसे कहते हैं हलंत। तो यहाँ पे शायद से वो चीज़ थोड़ी सी दी नहीं हुई है सही से, तो कहीं पे ऐसे हलंत आना चाहिए, इसलिए वो क्योंकि आधा माना जाएगा, क्योंकि भा आ के साथ ये 2 मात्राएं हैं, ठीक है ना। तो 11 और 4 ये उस प्रकार से 15 नहीं हो सकती हैं, होना 16 ही हैं। तो उस प्रकार से थोड़ा सा इसमें शायद से कहीं पे आना चाहिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो 16 जब मात्राएं आती हैं वो आपका चौपाई का होता है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो 16 है। तो जैसे मैंने आपको बताया, चौपाई सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और ये देखिए, ये इसका वर्तनी थोड़ी सी इसकी गलत यहाँ पे हो गई वो हिंदी कन्वर्जन करते वक्त। अब सम चरण और विषम चरण, सम जैसे जो पहले आता है, फिर विषम चरण, तो पहले उसमें भी 16 मात्राएं, दूसरे उसमें भी 16 मात्राएं। अगला आता है शुद्ध वाक्य, जो मैंने कहा था वाक्य शोधन। तो अब जैसे ये देखिए, एक ही वाक्य को 4 प्रकार से लिखा हुआ है। यह असली गाय का दूध है, यह असली गाय का दूध है। अब पहले में था यह और दूसरे में था ये, फिर यह गाय का असली दूध है और यह गाय के असली दूध है। अब यह गाय का असली दूध है, ये गाय के असली दूध है। दूध के हो सकते हैं नहीं, किसी का भी दूध हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो सही उत्तर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि यह असली गाय का दूध है। अब गाय भी असली या नकली होती है क्या, ऐसा कुछ नहीं, यह गाय का असली दूध है, वो चीज़ सही आपका वाक्य है। और आई एम सॉरी, आई गेस मैंने गलती से जो डी ऑप्शन है वो क्लिक कर दिया, लेकिन जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन है इसका। तो मैं ये ठीक भी कर देती हूँ, रुकिए, क्योंकि ये गाय के असली दूध नहीं होता, गाय का असली दूध होता है। चलिए, तो आई गेस ये वाले दोनों प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गए। आगे आते हैं, धर्माधर्म समास है, मतलब धर्माधर्म शब्द जो है उसमें कौन सा समास है, मेन प्रश्न ये है धर्माधर्म। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि शायद से पेपर में इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क दिया गया होगा, मतलब जिसने भी उस वक्त पेपर दिया होगा, क्योंकि ये द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि, इन चारों में से ही इसका कोई सही समास नहीं है। धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म या अधर्म, या धर्म और अधर्म, या और आएगा, और इसमें द्वंद्व समास आएगा फॉर श्योर। तो विकल्प में द्वंद्व समास है ही नहीं, तो इसके ग्रेस मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिल गए होंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत था, इसमें से ये चारों ही विकल्प गलत हैं। इसका जो सही उत्तर आएगा धर्म या अधर्म, ये आपका द्वंद्व समास आएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर है समुद्र की आग। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दावानल नहीं, जलागम नहीं, बड़वानल। बड़वानल कहते हैं समुद्र की एक जो भयंकर, मतलब चाहे एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि समुद्र में आग लगी हुई है, उसे हम बड़वानल कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर महर्षि का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का एक और प्रश्न आ गया, महर्षि, तो ये महाजमा ऋषि, तो मह जमा ऋषि नहीं, महान जमा ऋषि नहीं, महाजमा ऋषि ही आपका सही उत्तर है, और मही जमा ऋषि नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। फिर है पन्न प्रत्यय वाला शब्द, उपसर्ग प्रत्यय का भी प्रश्न आना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 22वें प्रश्न पे पहुंच गए, केवल 3 प्रश्न बाकी हैं। पन, अब पन घट, अब सबसे पहले तो प्रत्यय का मतलब ही क्या होता है कि जो शब्द के पीछे लगे, और पनघट पे तो पन जो है वो पहले आया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। औपन, अच्छा औपन में न के नीचे हलंत, मैं कहती हूँ चलिए आपको नहीं पता तो इस तरीके से तो आप याद रख सकते हैं ना कि जो प्रत्यय वो पीछे आना चाहिए, लेकिन ये आ गया था, तो पहला विकल्प वैसे गलत। औपन में न के नीचे हलंत है, लेकिन यहाँ पे तो न पूरा है, यहाँ पे न के नीचे हलंत लगने से वो आधा है, तो ये वैसे गलत हो गया। बचे 2 ऑप्शन, अब एक है बड़प्पन और एक है सत्यापन। अब ये जो है ना सत्यापन, इसमें सत्य को हटा दिया जाए तो बचता है आपन, तो इसमें जो सत्यापन है उसमें आपन प्रत्यय है, पन प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन बचा बड़प्पन, और ये सही उत्तर है आपका। लेकिन अब कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम आपने कहा था कि जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं उसमें क्या होता है कि बस मूल शब्द को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा वो उपसर्ग या प्रत्यय, ऐसा भी नहीं होता है। मैंने कहा ना हर नियम के अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। तो बड़प्पन किससे बनता है, बड़ा जमापन बड़प्पन। तो इसलिए जैसे है कौन्तेय, हम कहते हैं जो कुंती के पुत्र थे कौन्तेय, वो कैसे कुंती जमा य कौन्तेय, तो उससे बनता है, तो इसलिए बड़ा जमापन बड़प्पन, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि इसमें बड़ा मूल शब्द है और पन प्रत्यय, क्योंकि पेपर में आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसमें मूल शब्द क्या है,
तब आप बड़ा लिखेंगे, बड़ लिखेंगे, ठीक है ना, बूढ़ा लिखेंगे या फिर बड़ी लिखेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे है बड़ा मूल शब्द और पन प्रत्यय। अगले देखिए, आखिरी के 3 प्रश्न। आई गेस थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, बट प्लीज हमारा मेन मोटिव यही था कि आपको हर प्रश्न जो है वो डिटेल में समझाया जाए। अब कठोर का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? अब इसमें ना आप एक बार ऑप्शन देखिए, क्योंकि कठोर का सभी फटाफट सोचते हैं नर्म, तो नर्म से संबंधित कुछ भी जो हो। लेकिन पौरुष, अब पौरुष क्या होता है? ये तो आपके अंदर की, जैसे कहते हैं ना कि एक साहसी, उस तरीके से, ठीक है ना, कितना साहसी है, कितना वीर है, उसमें आ जाता है। परुषी नहीं, पुरुषत्व नहीं, और ये परुषत्व है, पुरुषत्व नहीं परुषत्व। तो बेसिकली क्या होता है? परुष, परुष जो है, सबको लगता है कि ये स्पेलिंग्स मिस्टेक है, लेकिन नहीं। परुष का मतलब होता है कठोर, उसका समानार्थी शब्द। और यहाँ पे समानार्थी पूछा गया था, विलोम नहीं। तो कठोर का जो नर्म है वो तो विलोम शब्द में आ गया, लेकिन समान अर्थ वाला मतलब कि जो कठोर का ही मतलब का है, सेम समान अर्थ वाला। तो कठोर का मतलब परुष भी होता है, और कठोर ये एक विशेषण है, तो इसका समानार्थक भी जो है वो विशेषण ही होगा। ये भी चीज़ याद रखिएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि आपको एक संज्ञा शब्द दिया गया है, और कंफ्यूज करने के लिए ना, अब जैसे है यहाँ पे चलिए देख लीजिए यही वाला कि परुष और परुषत्व, ठीक है ना, जैसे स्त्री और स्त्रीत्व, तो इसमें भी परुष है, इसमें भी परुष है, लेकिन जो कठोर है वो विशेषण है, तो उसका समानार्थी भी विशेषण ही होगा वो। जैसे क्योंकि जो परुषत्व है यानी कि कठोरता, अगर यहाँ पे कठोरता होता, ये याद रखिए, कठोरता होता तो वो एक भाववाचक संज्ञा शब्द होता, तब सही उत्तर डी ऑप्शन होता। लेकिन कठोरता नहीं है, कठोर है, तो इसलिए सही उत्तर सी ऑप्शन है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द होता तो उसका समानार्थी भी भाववाचक संज्ञा ही होता। तो कठोर है तो परुष, कठोरता होता तो पुरुषत्व होता सही उत्तर। फिर आता है ऋज का विलोम शब्द क्या है? ऋज का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा मतलब कि होता है एक जैसे सीधे सीधे उस तरीके से जो अलाइनमेंट में है, लेकिन उसका विलोम क्या होगा? जो अलाइनमेंट में सीधा है वो होगा गोल, जो सीधा नहीं है, जो टेढ़ा है, तो वो होगा वक्र। तो इसलिए ऋज का विलोम शब्द क्या है? वैसे तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सही शब्द है वो है रिजु, रिजु, लेकिन फिर भी जो ऋज है उसका भी सही विलोम शब्द वक्र ही माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। और आखिरी शब्द प्रवीण बड़ी चतुर है। इसमें बड़ी शब्द क्या है? प्रवीण बड़ी चतुर है। तो देखिए मतलब तीन प्रविशेषण के, या 2 प्रविशेषण के, एक क्रिया विशेषण का। तो प्रवीण चतुर है, अब बड़ी को छोड़ दीजिए, प्रवीण चतुर है, ये भी अपने आप में वाक्य है, लेकिन प्रवीण की विशेषता बतलाई गई है कि वो चतुर है, और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो इसलिए जो बड़ी शब्द है वो प्रविशेषण है आपका। तो चलिए अब आपने सारे प्रश्न देखे। अब हर जो विद्यार्थी है उसके संबंध में जो कठिनाई का स्तर होगा वो भिन्न होगा। कईयों को शब्द बहुत ही आसान लग रहे होंगे, प्रश्न बहुत आसान लग रहे होंगे, कईयों को बहुत ही कठिन लग रहे होंगे। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि क्या कठिन है क्या सरल है, वो आपको डिसाइड करना है। मैंने केवल इतना प्रयास किया कि हर प्रश्न को थोड़ा डिटेल में आपको समझाया जाए, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, कितने पानी में हैं, और आपको भी कितनी तैयारी कर रही हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, या आप कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है ना, या आप कोर्स वगैरह लेना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने है। फ़ोन नंबर है 7814622609 और हमारी ईमेल आईडी है civilstaffhimachal@gmail.com। चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ इसी प्रकार सेशंस में जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।